आप देख रहे हैं चाय गरम और गर्मा गर्म चाय के साथ मैं उपस्थित हूं अजय कुमार। बड़ा जबरदस्त चुनावी माहौल नहीं रह गया है। चाय की प्याली के साथ चुनाव की छुटपुट यहाँ वहाँ की खबरें प्रस्तुत करते करते बड़ा मजा आने लगा था। इतना मजा कि क्या कहें। अब ऐसे प्रियंका गांधी का ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। कहते ना, एक तीर से कई शिकार। आजकल प्रियंका गांधी एक मजी हुई राजनेता के तौर पर ऐसा कटाक्ष करती हैं कि जनाब चाय फेल हो जाए उनके सामने। देखिए आप। एक है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। वैसे तो इन दोनों का कार्यक्षेत्र अलग, पहचान अलग, लेकिन प्रियंका गांधी ने दोनों को एक तराजू पर तौल दिया। प्रियंका के बयान का मतलब और मकसद समझने के लिए पहले वो बयान सुनिए। अब आप समझ लीजिए कि आपने दुनिया के सबसे बड़े अभिनेता को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। इससे अच्छा तो आप अमिताभ बच्चन को ही बना देते हैं। प्रियंका के इस बयान के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा देखें तो उसमें पीएम मोदी की तारीफ और तंज दोनों दिखता है, क्योंकि पीएम मोदी को प्रियंका ने दुनिया का सबसे बड़ा अभिनेता बता दिया। और दूसरा हिस्सा देखें तो अमिताभ बच्चन का अपमान झलकता है, क्योंकि प्रियंका ने अमिताभ बच्चन को नकारा नेता बता दिया। जाहिर है अमिताभ बच्चन को प्रियंका का यह बयान बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। ये भी संभव है कि अमिताभ के जहन में वो सारे पन्ने पलट गए होंगे जिसमें नेहरू बच्चन परिवार के रिश्ते की कहानी है, क्योंकि नेहरू बच्चन परिवार के बीच दोस्ती की पुरानी कहानी है। कहते हैं तेजी बच्चन और इंदिरा गांधी के बीच शुरू हुई दोस्ती इनके बच्चों राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन तक पहुंची। दोनों परिवारों के बीच इतनी करीबी थी कि राजीव सोनिया की शादी में भी इनका अहम योगदान रहा। शादी के बाद तेजी बच्चन ने भी सोनिया गांधी की बहुत मदद की थी और कहते हैं सोनिया गांधी को पहली बार रिसीव करने अमिताभ बच्चन ही गए थे। दोस्ती की यह कहानी परवान चढ़ती गई और जब राजीव गांधी की सरकार बनी तो वो अमिताभ बच्चन को सियासत में लेकर आए। अमिताभ बच्चन लड़े और जीत भी गए, लेकिन बोफोर्स घोटाले में अमिताभ बच्चन का नाम घसीट दिया गया। इस बीच गांधी बच्चन परिवार में दूरियां बढ़ने लगी और फिर यह रिश्ता कमजोर पड़ता गया। यहाँ तक कहते हैं कि राजीव गांधी की हत्या के बाद अमिताभ बच्चन ने कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसी बीच अमिताभ बच्चन की नजदीकी अमर सिंह से बढ़ी और अमर सिंह ने अमिताभ को मुलायम के करीब ला दिया। उसी दौर में अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन समाजवादी पार्टी की सांसद भी बन गई, लेकिन अमिताभ बच्चन ने राजनीति से दूरी बनाए रखी। बाद में गुजरात और मोदी से उनका रिश्ता बढ़ा और अमिताभ ने गुजरात टूरिज्म का प्रचार किया। यहां तक कि 2014 में अमिताभ ने मोदी का समर्थन भी किया। लेकिन अमिताभ को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि जिस परिवार से उनके 5 दशक पुराने संबंध रहे हैं, उसी परिवार की बेटी सरेआम उनका अपमान करेगी। टीम न्यूज़ नेशन। देखा आपने, इसी को कहते हैं चाय का कमाल। कई बार ऐसा होता है ना, चाय पर आप बैठे हो, बातचीत हो रही हो और छोटी मोटी नमकीन खाते खाते आपको ऐसा लगता है कि ऐसा मारो कि अगला तो अगला का 6 आगे तक सब धाराशायी हो जाए। प्रियंका गांधी ने तो यही किया, लेकिन यही काम बाकी और राजनीतिक दल भी कर रहे हैं। चुनाव प्रचार खत्म हो गया आज और इसके बाद अब चुनाव प्रचार नहीं हो सकता, क्योंकि 19 मई को आखिरी चरण का मतदान होना है। ऐसे में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने सबसे बड़े चेहरे को सामने उतारा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दूसरी तरफ राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाई, बताया कि दोनों पार्टियों ने किस तरीके से बेहतरीन चुनाव प्रचार किया है। अब तो जनता तय करेगी भाई साहब, क्या होगा 23 मई को। रविकांत के बारे में उनको कोई जानकारी ही नहीं, किस आधार पर वो आरोप लगाए? देखिए, मैं कई बार कह चुका हूं कि श्री राहुल गांधी के पास अगर कोई जानकारी थी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जब इस विषय पर सुनवाई कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करना चाहिए था। कोरे पॉलिटिकल आरोप लगाने से आरोप लगते नहीं है। जिन पर आरोप लगाते हैं इनके चरित्र के आधार पर जनता निर्णय करती है। ना भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा है, ना इस प्रकार का कैरेक्टर है, ना हमारे नेता का है। तो कोई आरोप चिपकने का सवाल ही नहीं है। राफेल डील के अंदर डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के अंदर कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। कोई किसी भी प्रकार का फेवरेटिज्म नहीं हुआ है, ना एक कानी पाई का भी भ्रष्टाचार हुआ है। अब इतना बड़ा चुनाव चल रहा है,
दो चुनाव ऐसे गए 2009 और 2014 के आईपीएल मैच को भी बाहर ले जाना पड़ा था। आज जब सरकार सक्षम होती है तो रमजान भी चलता है, आईपीएल मैच भी चलता है, ईस्टर भी होता है, हनुमान जयंती भी होती है, राम जयंती भी होती है, नवरात्रि भी होता है, बच्चों के एग्जाम भी चलते हैं और चुनाव भी चल रहे हैं और सब कुछ, यानी ये हमारे देश की अपनी ताकत है। मैं इसको कोई सरकार की अमानत के रूप में पेश नहीं कर रहा हूं, ये भारत के गौरव की बात है। तो आपने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुखिया यानी कि अमित शाह और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातों को सामने रखा। राहुल गांधी के सामने जब माइक पहुंचा तो राहुल गांधी बोलने लगे, हमने विपक्ष की भूमिका बहुत बेहतरीन तरीके से निभाई है, सकारात्मक विपक्ष, अच्छा काम, सरकार की बखियां उधेड़ना बहुत बढ़िया से किया है और मैं बड़ा प्रसन्न हूं। मैं नहीं, राहुल गांधी बहुत प्रसन्न है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि राफेल के मुद्दे पर 15 मिनट की बहस नहीं कर सकते प्रधानमंत्री, डर के भाग गए। पता है, हम सब चाय की दुकान पर इस तरह की चुनौती रोज देते रहते हैं, कोई लेता ही नहीं है। जो ऑर्डर जनता देगी, जनता मालिक है, जो ऑर्डर जनता देगी हम करेंगे। और 23 तारीख को पता लग जाएगा, 23 तारीख को जनता का जो मूड है, जनता का विजन है हिंदुस्तान के लिए, वो पता लग जाएगा। और जो जनता डिसाइड करेगी उसकी बेसिस पे हम काम करेंगे। उससे पहले मैं जनता के डिसीजन के बारे में, कांग्रेस पार्टी ने ऑपोजिशन का रोल ए ग्रेड प्ले किया है। हमने नरेंद्र मोदी को घेर दिया। नरेंद्र मोदी जो थे 2014 में, जो नरेंद्र मोदी का जो आइडिया था उसको कांग्रेस पार्टी ने डिसमेंटल कर दिया, खत्म कर दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा था मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा। मैंने आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा, देख लेना शायद जवाब दें ना दें। मैंने उनसे कहा देखिए आप डिबेट कीजिए मुझसे, मैं कहीं भी आ जाऊंगा। नरेंद्र मोदी जी डर गए, डिबेट नहीं कर पाए। देश भर में नारा चला है चौकीदार चोर है, कहीं भी आप बोल दीजिए। राहुल गांधी की बात तो आपने देख ली। अब राहुल गांधी के बारे में तरह तरह की बातें लोग करते हैं, लेकिन एक बात है, कांग्रेस पार्टी बड़ी कन्फ्यूजियाई हुई पार्टी है। बिहार का शब्द है कन्फ्यूजियाना, वैसे ही है। गुलाम नबी आजाद को देख लीजिए, एक दिन कहते हैं कि जी हम प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं ही नहीं, हम तो प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है। लगता है कि नहीं जी पार्टी बहुत अच्छा कर रही है, पार्टी से किसी ने चाबी भरी होगी पीछे से, कहने लगे नहीं जी हम तो प्रधानमंत्री बन के रहेंगे, हमारे देश में प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए राहुल गांधी आगे हैं। अरे भाई, आप अगर खुद कन्फ्यूज आए हुए हैं, जनता को तो मत कन्फ्यूज कीजिए। 23 तारीख को ईवीएम जनादेश उगलेगी, लेकिन कांग्रेस कंफ्यूज है। इत्तेफाकन चुनाव में कामयाबी मिल गई तो पीएम कौन बनेगा? कांग्रेस पहले बोली कि मोदी को हराने के लिए वो पीएम पद छोड़ने को तैयार है, फिर 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि पीएम पद पर दावा करने लगी। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के ये दो बोल सुनिए। हमारा जो इस वक्त लक्ष्य रहा है शुरू से ही कि एनडीए की सरकार नहीं आनी चाहिए और उसमें गैर कांग्रेसी सरकार जो पार्टियां हैं वो मिलके जो भी राम राय बनेगी उस राम राय के साथ हम सब होंगे। इस वक्त हम कोई इशू नहीं बनाना चाहते हैं कि जब हम नहीं बनेंगे तो कोई भी नहीं बनेगा, ऐसा कोई संभावना नहीं। कांग्रेस का अपने आप से 273 का नंबर मिले, संख्या मिले, तो फिर तो राहुल गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट होंगे, फिर तो किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जरूरत पड़ी किसी अलायंस की तो उस वक्त पहली प्राथमिकता हमारी होगी कि कांग्रेस पर, कांग्रेस की लीडरशिप पर कंसेंसस बने। लेकिन अगर कोई रिमोट चांस हुआ कि नहीं बनता है तो उसका ये मतलब थोड़ी कि हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने देंगे। अब इन बयानों का मतलब समझिए। दरअसल मोदी को हराने की चाहत में गुलाम नबी ने आगे बढ़कर बोल तो दिया था कि कांग्रेस को पीएम पद नहीं चाहिए, लेकिन जब महागठबंधन से लेकर बंगाल और दक्षिण भारत तक के दलों के नेता पीएम पद पर दावेदारी की जुगत में हैं, तो कांग्रेस को दावा क्यों छोड़ना चाहिए? लिहाजा गुलाम नबी ने फौरन अपनी जुबान सुधारी और पीएम पद पर दावा बरकरार रखा। वहीं विरोधी दल कांग्रेस नेता आजाद के यू टर्न पर चुटकी ले रहे हैं। कांग्रेस को यह भी मालूम है कि उसके पास शायद उतनी सीटें ना हो जिसमें वो ये कह सके
कि विपक्ष में केवल प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी का होगा। इस बीच चुनावी नतीजों का इंतजार किए बिना विपक्ष मोदी सरकार को रोकने की रणनीति बनाने में जुट गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 20 मई को ही सभी दलों के साथ दिल्ली में बैठक करने वाली थी, लेकिन क्षेत्रीय दल इस पर तैयार नहीं हुए। फिर क्षेत्रीय दलों के दबाव में कांग्रेस को 20 दलों की बैठक 23 मई को बुलानी पड़ी। इस बैठक के लिए सभी दलों को न्योता दिया जा चुका है और कई दलों से कांग्रेस नेता खुद भी बात कर रहे हैं। विपक्ष की घेराबंदी को बेकार बता रही बीजेपी इस बैठक पर सवाल उठा रही है। मई 23 कांग्रेस पार्टी के लिए और अन्य विपक्ष दलों के लिए एक बहुत काला दिन साबित होने जा रहा है, क्योंकि उनकी बड़ी बुरी हार होने वाली है। तो ऐसे समय ये अपोजिशन पार्टी, सारे विपक्षी दल अलग अलग शोक मनाना चाहेंगे या सोनिया गांधी के अगुवाई में एक सामूहिक तरह शोक मनाना चाहते हैं, इसका निर्णय उनको करना है। कांग्रेस के नेतृत्व में भले ही क्षेत्रीय दल 23 मई को बैठक का न्योता कबूल कर रहे हों, लेकिन जब ईवीएम से नतीजे निकलेंगे तब उन दलों का असली रुख पता चलेगा, क्योंकि नतीजों के साथ सत्ता के फैसले का ऊंट अपनी करवट भी बदलता है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए जरा अब आपको दिखाते हैं कि हम चाय की दुकान पर, या यूं कहें कि चाय की चर्चा में तो हमेशा मुद्दे बदलते रहते हैं, क्योंकि आसान होता है ना, बहस करने का कुछ नया नया मिल जाता है। लेकिन जनाब चुनाव प्रचार में जिस तरीके से मुद्दे बदले गए, ऐसा तो लगता है कि लिस्ट इतनी लंबी है कि बताते बताते रात हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा बता देते हैं आपको। सबसे पहले चरण में ऐसा लग रहा था कि देश, राष्ट्रवाद, सुरक्षा, आतंकवाद, ये सबसे बड़ा मुद्दा था और इसी पर चर्चा हो रही थी। दूसरे चरण आते आते भोपाल गैस त्रैमासिक की बात शुरू हो गई। 84 के दंगों का जिक्र धीरे धीरे आना शुरू हो गया। तीसरे चरण में श्रीलंका हमले के बाद, श्रीलंका में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद आतंकवाद एक बार फिर बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। और तीसरे चरण में ही राहुल गांधी ने वायनाड से चुनाव लड़ने का फैसला क्या लिया, उसे लेकर भी बड़े मुद्दे पर बात होने लगी। चौथे चरण तक आते आते आतंकवाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भ्रष्टाचार, परिवार, इन तमाम मुद्दों को आगे रखा गया। पांचवें चरण में मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने में भारत को सफलता मिली। मसूद अजहर मुद्दा बन गया, राफेल मुद्दा बन गया, नोटबंदी मुद्दा बना और जीएसटी को मुद्दा बनाया गया। लेकिन छठे चरण में भारतीय जनता पार्टी ने एक तुरुप का इक्का निकाला। 84 के दंगों पर, परिवारवाद पर, राजीव गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुद्दों को खड़ा कर कांग्रेस को घेरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर की। और सातवें चरण के पहले, यानी कि 19 तारीख के मतदान से पहले, नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताकर और महात्मा गांधी की हत्या को जायज ठहराकर एक तरह से एक नई राजनीति की बिसात शुरू हो रही है। और इसके साथ साथ बंगाल में जो हिंसा हुई है, वो भी एक बड़े पैमाने पर देश के सामने मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। इतने बड़े पैमाने पर 7 चरण के चुनाव में इतने सारे मुद्दे बदलते हुए आपने आज तक किसी भी लोकसभा के चुनाव में नहीं देखा होगा। भाई, हमारे किसी भी चाय की बहस से यह चुनाव ज्यादा रोचक साबित हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे एक बड़ी रोचक खबर है, जब तक मेरी चाय आ जाती है आपको बता देते हैं। क्या आप जानते हैं आग अगर लग जाए तो उसको एक गोले से, एक बॉल से बुझाई जा सकती है? अरे साहब कमाल हो गया, देखिए जरा। एक छोटी सी जगह पर कूड़ा कचरा इकट्ठा किया गया है। उस कूड़े पर कुछ लोग पेट्रोल छिड़क रहे हैं। चंद सेकंड बाद उस कूड़े में आग लगा दी जाती है और आग की लपटें बढ़ने लगती हैं। तभी आग के बीच एक धमाका होता है और चारों ओर सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई पड़ता है। 1 सेकंड पहले धधक रही आग के शोले गायब हो जाते हैं और सिर्फ धुआं बच जाता है। यही है वो तरकीब जिसे ग्वालियर के फायर ब्रिगेड विभाग ने आग के हादसों पर काबू पाने के लिए निकाली है। इस तरकीब का इस्तेमाल वैसी संकरी जगहों में लगी आग पर काबू पाने के लिए किया जाएगा जहां दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंच पाती या फिर जहां पानी की उपलब्धता नहीं है। आग बुझाने में इस बॉल का इस्तेमाल इतना कारगर है कि दमकल विभाग के अलावा आम लोग भी इसे आसानी से आजमा सकते हैं। इस गोले को AFO यानी ऑटो फायर ऑफ बॉल कहा जाता है। आग में जाने के 3 से 10 सेकंड के अंदर इसमें विस्फोट होता है और ये आग का संपर्क हवा से काट देता है। इसका वजन 1 से 1.5 किलो तक होता है और कीमत 500 रुपए से 3000 रुपए तक होती है। एक बॉल की उम्र 5 साल तक होती है। इसे रखना और इस्तेमाल करना भी बिल्कुल आसान है। ग्वालियर दमकल विभाग के कर्मचारियों ने इसका इस्तेमाल किया और इसे कारगर भी पाया।
इससे क्या है कि जहाँ फायर फाइटर नहीं जा पाता है और तेज़ आग है किसी कमरे में, कई इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर या जैसे रेलवे में देखें वहाँ पे आग लगी थी, तो वहाँ इसको वॉल को थ्रो करके फेंका जा सकता है और वो उसमें छोटा सा एक ब्लास्ट होता है और पाउडर निकलता है और वो आग बुझ जाती है इससे। फिलहाल ये तरीका सरकारी तौर पर आजमाया जा रहा है, लेकिन आग बुझाने की ये तरकीब आम लोगों के लिए भी कारगर और आसान है। टीम न्यूज़ नेशन। रही चाय गरम में जरा एक बार फिर चर्चा करते हैं और चर्चा उस मुद्दे पर जो कि आजकल बहुत गर्म है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं भोपाल से, उन्होंने एक विवादास्पद बयान महात्मा गांधी के संदर्भ में दिया और नाथूराम गोडसे के संदर्भ में उन्होंने नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा। अब इस पर देश की राजनीति में भूचाल आ गया। ठीक वैसे ही जैसे बहस करते करते हम कुछ ऐसा अप्रत्याशित बोल दें कि दूसरा आदमी एकदम बिफर जाता है, वैसे ही विपक्ष बिफर गया। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यहां तक कह डाला कि वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को कभी मन से माफ नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ये लाइन और लेंथ नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर ऐसा था, भारतीय जनता पार्टी अगर महात्मा गांधी के बारे में कहे गए शब्दों को इतना ही गंभीरता से ले रही थी, तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की उम्मीदवारी को खारिज क्यों नहीं कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने? चुनाव है साहब, यहां सब कुछ कहा जाता है, बस लक्ष्य एक है, वोट। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार और फायर ब्रांड नेता साध्वी प्रज्ञा के इस बयान से सियासी भूचाल आ गया। विरोधी दलों ने इसे मुद्दा बनाते हुए सीधे सीधे बीजेपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया। बीजेपी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और प्रज्ञा ठाकुर को पार्टी से निकालना चाहिए। माफी मांगे, देश से माफी मांगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि नाथूराम गोडसे देवता थे। बैकफुट पर आई बीजेपी के लिए विरोधियों के वार का जवाब देना मुश्किल हो गया, तो पार्टी ने इससे किनारा करना ही बेहतर समझा। साध्वी प्रज्ञा की इस बयान से पूरी तरह हम असहमत हैं। माफी मांगनी चाहिए साध्वी प्रज्ञा जी को। जब पार्टी ने साध्वी के बयान से किनारा किया और उन्हें माफी मांगने की नसीहत दी, तो प्रज्ञा के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। उन्होंने माफी मांगकर मामले को शांत करने की कोशिश की। भावना किसी भी प्रकार से किसी को आहत करने की नहीं थी, ना किसी के मन को कष्ट पहुंचाने की थी। अगर किसी के मन को कष्ट पहुंचा है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मामले ने तब और नया मोड़ ले लिया जब दो बीजेपी नेता साध्वी के समर्थन में उतर आए। केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े ने ट्वीट कर कहा, साध्वी प्रज्ञा को गोडसे पर दिए बयान पर माफी मांगने की जरूरत नहीं है, गोडसे पर नजरिया बदलने की जरूरत है। तो वहीं एक और बीजेपी सांसद नलिन कटील ने साध्वी के समर्थन में ट्वीट कर कहा कि मैं साध्वी प्रज्ञा के बयान का समर्थन करता हूँ। गोडसे ने 1 को मारा, राजीव गांधी ने 17,000 लोगों को मारा। इससे सियासत और गर्मा गई। हालांकि ट्वीट पर विवाद बढ़ता देख अनंत कुमार ने सफाई देते हुए कहा कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है, लेकिन उनकी सफाई काम नहीं आई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने तीनों नेताओं के बयान से किनारा करते हुए उनसे जवाब मांगा है। अनंत हेगड़े, साध्वी प्रज्ञा और नलिन कटील के बयान निजी हैं। अनुशासन समिति तीनों नेताओं से जवाब मांगकर 10 दिनों में रिपोर्ट पार्टी को सौंपेगी। ऐसे बयानों से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी नेताओं को आशंका है कि 7वें चरण के चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले साध्वी का यह बयान पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। लिहाजा खुद पीएम ने भी बड़ा बयान दिया। पीएम ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा ने माफी मांग ली है, लेकिन मैं कभी उन्हें मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। साध्वी प्रज्ञा का बयान घृणा के लायक है। महात्मा गांधी और गोडसे पर साध्वी प्रज्ञा ने बेहद खराब बयान दिया है। बीजेपी भले गोडसे को देशभक्त मानने से इनकार करे, लेकिन भारत में कई हिंदूवादी संगठन हैं जो गोडसे का मंदिर तक बना चुके हैं। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, राजनीति की तो बहुत बात हो गई, संध्या वेला है तो ऐसे में भगवान को भी याद कर लेना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए केदारनाथ पहुंच रहे हैं। जबरदस्त इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां एक रात रुकेंगे भी, यानी कि कल सुबह पूजा अर्चना तो करेंगे ही, उसके साथ साथ वहां पर पुनर्निर्माण के काम की समीक्षा करेंगे, रात में रुकेंगे और फिर अगले दिन सुबह यानी कि परसों सुबह वहां पर फिर पूजा अर्चना करेंगे। इसे कहते हैं पूरे श्रद्धा के साथ भक्ति। भगवान शंकर जी का मुख्य तो जलाभिषेक है, दुग्धाभिषेक है, दूध दही शक्कर मधु ये सब अभिषेक से वो यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद वो मंदिर की परिक्रमा बहुत ही भाव विभोर होकर के करते हैं, पूरे पर्वतों को निहार करके करते हैं, पूरे विश्व की मंगलमय की कामना करते हैं, क्योंकि वो अपने स्वार्थ में नहीं बल्कि उनका जो सबका साथ सबका विकास, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् की जो भावना है, तो सारा
सर्वम शिवमयम जगत, सारा संसारी शिवमय है, ऐसा उनकी भावनाएं हैं। कई बार चार की चर्चा पर दोस्त जो है बिखर जाते हैं, उठ के चले जाते हैं, फिर मन में गाना बजने लगता है, दोस्त दोस्त ना रहा। यहां पर तो भाई भाई ना रहा। आप देखिए लालू प्रसाद यादव के परिवार में क्या हो रहा है। एक तरफ तेजस्वी, एक तरफ तेज प्रताप, दोनों भाई एक दूसरे के पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़े हैं, समझ में नहीं आता है। देखिए तेजस्वी जी की दुविधा क्या है, क्या करे। एक तरफ पार्टी को संभाले, दूसरी तरफ पिताजी जेल में है, माताजी प्रचार कर रही हैं, बहन प्रचार कर रही हैं, और एक भाई है दे रपट, परेशान पे परेशान किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में लालू के दो लालों की कहानी भी गजब है। कभी साथ में थिरकते हैं तो कभी बयानों की तलवार खिंच जाती है। अब चुनाव खत्म होते होते तेज प्रताप यादव ने एक और बयान देकर हलचल मचा दिया है। तेज प्रताप ने एक बड़ा ही भावनात्मक ट्वीट किया, साथ ही एक फोटो भी पोस्ट की। पहले उनका ट्वीट देखिए, जिसमें तेज प्रताप ने कहा कि मेरे आदरणीय पिता की अनुपस्थिति की वजह से मुझे आज बोलने नहीं दिया गया। तेज प्रताप चुनावी रैली में मीसा और राहुल गांधी के मंच से बोलना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। तेज प्रताप एक फोटो डालकर अपने परिवार पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर उनके पिता होते तो उनकी ये दुर्गति नहीं होती। हालांकि हर पारिवारिक विवाद की तरह इस बार भी तेजस्वी यादव ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। सब लोगों का तो लिस्ट वगैरह रहता है, बोलने का रहता है। अब ये तो हमको जानकारी में नहीं है। हमको अगर मेरे से अगर बात हुई होती तो बोलने में क्या मौका है। कई मंचों पे उन्होंने साथ बोला है, मेरे साथ जितने मंच उन्होंने साझा किए हैं, हर मंचों पे उन्होंने बोलने का काम किया है। समय सीमा भी होती है लोगों का, और समय सीमा के अंदर जो है आपको, क्योंकि रोड शो भी करना होता है, तो हो सकता है उस वजह से नहीं होगी, तो ये कोई बड़ी बात। तेजस्वी चाहे जो सफाई दे, लेकिन लालू के दो बेटों के बीच सियासी से लेकर पारिवारिक मतभेद दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो चुनाव में टिकट का मामला हो या फिर पार्टी पर कब्जे का। टीम न्यूज नेशन। अब आइए जरा तरबूज की कहानी आपको दिखाते हैं। जनाब, तरबूज पर चाकू चले ठीक वैसे ही होता है जैसे किसी के दिल पर चाकू लग जाए, लेकिन यहां तो तरबूज के नाम पर मारपीट हो गई। इतनी जबरदस्त कि भाई तरबूज ना हुआ दिल हो गया। ये देखिए, तरबूज को लेकर सहारनपुर में दो गुट आपस में ऐसे भिड़े कि सड़क पर जबरदस्त मारपीट हो रही थी और तमाशबीन तमाशा देख रहे थे। लट्ठम लट हो रहा था। बस खैर मनाइए कि सामने केले के ऊपर किसी की नजर ना पड़ी, वरना केला फेंक फेंक कर जबरदस्त मारपीट होती और देखने लायक भी होती। तरबूज कहाँ गया ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन मारपीट जबरदस्त थी। रामपुर में लोगों को डर लगने लगा है। रामपुरी चाकू से नहीं, आजम खान से डर लगता है। और वो भी जानते हैं किसको? आम जनता को नहीं, अधिकारियों को डर लगता है। क्या कहता है आजम खान का परिवार, जरा देखिए, क्योंकि रामपुरी चाकू से भी खतरनाक है आजम का डर। रामपुर में सियासत की नूरा कुश्ती तो खत्म हो गई है, लेकिन आजम खान और रामपुर के कुछ अधिकारी एक दूसरे के सामने आ गए हैं। रामपुर के कुछ अधिकारियों ने एसपी और जिलाधिकारी को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। उन्हें आजम खान के समर्थकों से डर लग रहा है। हमने अपनी सुरक्षा के लिए जो स्थितियां हैं, जो हमारा आवास है उसके आसपास जो लोग देखे जाते हैं, जो स्थितियां हमने महसूस की है, उसको लिख करके, और इस प्रकार के षड्यंत्र को, जो कि ये कोई न कोई कुचक्र रचा जा रहा है कि इस प्रकार के आरोप लगा करके कहीं ना कहीं कोई न कोई साजिश किया जा सकता है, तो इसको लिखते हुए हमने अपना पत्र एसपी साहब को लिखा और जिसकी कॉपी हमने की है अपने जिलाधिकारी महोदय को। जिलाधिकारी ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं और आपराधिक किस्म की किसी भी हरकत पर पुलिस नजर रख रही है। 3 अधिकारियों ने कुछ घटनाओं के आधार पर, जो उनका आधार है वो ये कि उनके घर और ऑफिस के बराबर कुछ लोगों के द्वारा रेकी की जा रही है, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जहाँ के बिलोंग करते हैं, जहाँ पे वर्क कर रहे हैं, वहाँ तक रेकी की जा रही है। तो उसको लेकर उन्होंने एक आशंका जताई और उसके आधार पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखा। उसकी कॉपी मेरे पास भी आई है। मैंने पुलिस अधीक्षक से बात भी कर लिया, पुलिस अधीक्षक को दे भी दिया है। मामले की तहकीकात कर लेंगे। अधिकारियों के पत्र पर आजम खान की पत्नी यानी तंजीम फातिमा ने सवाल उठाए और कहा कि जिन अधिकारियों पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, अगर वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ये अधिकारी तो जनता की सुरक्षा के लिए ही भेजे जाते हैं, जनता के
लिया। और अगर इन्हें आम आदमी से, आजम खान साहब के समर्थकों से खतरा महसूस हो रहा है आजम खान साहब से, तो इन्हें अपने पद पर रहने का अधिकार ही नहीं। फातिमा इतने पर ही नहीं रुकी, बल्कि उन्हें पुलिस प्रशासन पर उनको और उनके परिवार को प्रताड़ित करने का इल्जाम भी लगाया। पुलिस और प्रशासन के जरिए हमारे परिवार पर, हम पर और एक तरह से रामपुर की जनता पर जो जुल्म किए जा रहे हैं, उन्होंने मुझे इस बात के लिए मजबूर किया है कि मैं अपनी बात आपके माध्यम से जनता तक और लोगों तक पहुंचाऊं। रामपुर आजम खान का सियासी किला है और अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं कि जब आजम खान अधिकारियों से बदला लेने की धमकी दे रहे थे। वैसे आजम खान का अफसरों से पुराना विवाद रहा है। समाजवादी पार्टी सरकार में भी आजम खान के खिलाफ अफसरों ने मोर्चा खोला था। टीम न्यूज़ नेशन। सिद्धू दो चीज के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से चर्चा में रहे। एक तो उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी, जिसकी वजह से चौके छक्के लगाते रहे, लोगों को आउट करते रहे। और दूसरा, जहां देखिए शो पे हंसने लगते हैं, इतना हंसते हैं कि लोग उनको गंभीरता से शायद कई बार लेते भी नहीं है। लेकिन अब गंभीरता से लेना पड़ेगा कैप्टन अमरिंदर सिंह को, क्योंकि सिद्धू ने अब सीधे मंच पर आकर कह दिया, भाई मेरी पत्नी का टिकट क्यों काटा। मजाक नहीं कर रहे थे, वो हंस नहीं रहे थे, बहुत सीरियस थे, गंभीर थे। देखिए, ईवीएम तैयार है, वोटिंग के लिए पंजाब तैयार है। वोटिंग में कुछ ही घंटों का वक्त बचा है, लेकिन इससे पहले पंजाब कांग्रेस में घमासान मच गया है। अमृतसर लोकसभा सीट को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के बीच खींचतान सामने आ गई है। पहले सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर टिकट काटने का आरोप लगा दिया, जिस पर कैप्टन ने भी नवजोत कौर के चुनाव नहीं लड़ने के सारे भेद खोल डाले। इस बीच सिद्धू भी खुलकर अपनी पत्नी के बचाव में उतर पड़े। मेरी घरवाली में इतना दम है और इतनी मॉरल अथॉरिटी है कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगी। विवाद ये है कि नवजोत कौर पहले अमृतसर से टिकट चाहती थी, जबकि पार्टी ने एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए अमृतसर से नवजोत कौर को टिकट नहीं देने का फैसला किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुताबिक नवजोत को अमृतसर के बदले बठिंडा से चुनाव मैदान में उतरने का ऑफर दिया गया, लेकिन इसे सिद्धू परिवार ने ठुकरा दिया, क्योंकि बठिंडा में हरसिमरत कौर जैसा मजबूत उम्मीदवार था। It's not fair to tell me to go to a place Bathinda where I don't even know persons from even one booth. I don't even know the infrastructure of the whole area, and so it's something very very impossible. वैसे सिद्धू परिवार की नाराजगी तभी बढ़ने लगी थी जब नवजोत सिद्धू से पंजाब में प्रचार ही नहीं कराया जा रहा था। लेकिन जब सिद्धू की पत्नी का टिकट कटा तो ये मतभेद दबाकर रखने लायक नहीं रह गए। उनकी पत्नी ने टिकट कटने के लिए सीधे कैप्टन और कांग्रेस प्रभारी को जिम्मेदार ठहराया। टिकट हमारे सीएम साहब ने और आशा जी ने स्पेसिफिकली कह के कटाई गई कि अमृतसर में ये जीत नहीं सकती। बताया जा रहा है कि सिद्धू ने पत्नी को चंडीगढ़ से भी कांग्रेस का टिकट दिलाने की कोशिश की, लेकिन आलाकमान ने उनकी मांग को तरजीह न देते हुए दिग्गज नेता और चंडीगढ़ का लोकसभा में कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके पवन बंसल को टिकट दिया। टीम न्यूज़ नेशन। आज से 10 साल पहले अगर कोई उड़न खटोले की बात करता था तो ऐसा लगता था इस आदमी का दिमाग खराब हो गया, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता है। जर्मनी चलिए आप, उड़न खटोला तो नहीं, लेकिन उड़ने वाली कार आपको मिलेगी जो टैक्सी के रूप में चलेगी, 5 सवारी भी बैठेगी। दिल्ली एनसीआर हो या हिंदुस्तान का कोई और मेट्रो शहर, ट्रैफिक की समस्या से 2-4 होना ही पड़ता है। लेकिन सोचिए अगर हमारे देश में एयर टैक्सी सर्विस होती तो क्या बात होती। इसे ना तो रनवे पर दौड़ लगाने की जरूरत है और ना ही टेक ऑफ की झंझट। बस इंजन स्टार्ट किया और चंद सेकंड में हवाई सफर शुरू। ये तस्वीरें हैं जर्मनी के म्यूनिख की, जहां एयर टैक्सी बनाने वाली एक कंपनी ने बैटरी से चलने वाली कार डिजाइन की है, जिसमें एक साथ 5 पैसेंजर बैठकर एक शहर से दूसरे शहर तक का सफर मिनटों में पूरा कर सकेंगे। ये एयर टैक्सी रिमोट कंट्रोल से चलेगी। इसमें 36 बैटरी वाला इंजन लगा है और इसकी रफ्तार करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इससे पहले यह कंपनी साल 2017 में 2 सीटर एयर टैक्सी की शुरुआत कर चुकी है और अब 2025 तक 5 सीटर एयर टैक्सी तैयार हो जाएगी। फिलहाल इसकी टेस्टिंग की जा रही है, लेकिन अगर एक बार यह तैयार हो गया तो हर आमोखास इसकी सवारी कर सकेंगे। For everyone, that's the most important thing to me, that this is not something to carry a few rich people. It's something that is meant to be for really everyone. And that's why we spend so much time in thinking about how can we make it cheaper. सबसे खास बात यह है कि इस एयर टैक्सी की सवारी करने के लिए आपको फ्लाइट की तरह घंटों पहले चेक इन करने की जरूरत नहीं होगी। बस 15 मिनट पहले टैक्सी स्टैंड पर पहुंचिए
और इस हवाई कार में सवार होकर अपने मंजिल के लिए निकल पड़ी है टीम न्यूज़ नेशन।